हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है उनका फंक्शन क्या होता है। देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो एमाइन नेचर का होता है। जबकि थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर में हम देखें, हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में वही देखा था, एक पैराफोलिकुलर सेल भी पाया जाता है। तो पैराफोलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है कहाँ से निकल रहा है बोलने पर? रिलीज फ्रॉम कौन सा सेल जी? पैराफोलिकुलर सेल। आप फर्स्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि इसका जगह कहाँ पे होता है, कहाँ मिलता है ये, ठीक है, पैराफोलिकुलर सेल, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन तो एमाइन नेचर का होता है, लेकिन ये कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सा नेचर का होता है? ये होता है पेप्टाइड नेचर का। कौन सा नेचर का होता है जी? ये पेप्टाइड नेचर का। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, मेटाबॉलिज्म की रेट को मेंटेन कर रहा था। ये कैल्सिटोनिन क्या करता होगा? कैल्सिटोनिन ब्लड में उपस्थित कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस करता है, ठीक है। तो क्या करता है बोलने पर? ये कैल्शियम होमियोस्टेसिस इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब जरा देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में अगर मैं 100 ml ब्लड निकालूं तो उसमें यदि कैल्शियम का लेवल लगभग 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, कितना? 10 मिलीग्राम। देखिए, इसका नॉर्मल रेंज होता है, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें, एग्जैक्ट कितना होता है? एग्जैक्ट होता है 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हम इसको राउंड फिगर में कितना ले रहे हैं? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एग्जैक्ट कितना होता है? 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब यदि मैं 100 ml ब्लड निकालूं तो उसमें यदि कैल्शियम का लेवल 9.4 बोलो या 10 मिलीग्राम अगर है उस 100 ml ब्लड में, तो कैल्शियम की लेवल कैसे है? नॉर्मल है, ठीक ठाक है। यदि ब्लड में इसकी लेवल बढ़ गई, मतलब 10 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गई कैल्शियम की लेवल, कहाँ पे? ब्लड में कैल्शियम की लेवल कितना से ज़्यादा हो गई? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कितना हो गई जी? ज़्यादा हो गई। जैसे ही ज़्यादा हो जाती है ब्लड में तो तुरंत एक स्टिमुलेशन जाती है किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास। क्या चली गई? स्टिमुलेशन चली गई किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को क्या कर दिया गया? स्टिमुलेट कर दिया गया, जहां से पैराफोलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो गया। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन का रिलीज होना शुरू हो गया। कहाँ पे आए जी? कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ रिलीज हो गया? देखिए, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज हो गया, ब्लड में आ गया। ब्लड से होकर के ये सीधे चले जाते हैं बॉडी की बोन्स के पास। जितने भी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके पास चले गई, कैल्सिटोनिन ही गया बोन्स के पास। और बोन्स में, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि बोन्स में पुनः 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल और दूसरा होता है ओस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम लोग ओस्टियोब्लास्ट सेल और दूसरा होता है ओस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है। 2 प्रकार की सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता होगा? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स अगर एक्टिव है, काम कर रहा है, तो क्या करता है कि ब्लड से जितना भी कैल्शियम और फास्फेट आयन है उनको क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे? बोन पे, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या यहां लिख देते हैं? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला हमने? कि क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम और फॉस्फेट हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट के द्वारा गए थे एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइनल सेल के द्वारा एक बार एब्जॉर्ब हुए थे, ठीक है। अब घूम फिर करके ब्लड में गए हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, अब वहां से पुनः एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो दोबारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? रीएब्जॉर्प्शन। आया समझ में?
तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन, ये काम कौन करता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल यहाँ पर जो पाई जाती है वो करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि बोन्स में कैल्शियम और फास्फेट का जमा हो रहा है, उन मिनरल्स का डिपोजिशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। कैल्शियम और फास्फेट जब जमा होने लगते हैं तो क्या कहलाता है? वो मिनरलाइजेशन कहलाता है। मतलब ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता है बोलना पर? मिनरलाइजेशन। ठीक है, अगर हम सिर्फ कैल्शियम की बात करें तो क्या कर रहा है? कैल्सिफिकेशन। कैल्शियम का जमा हो रहा है तो कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये तो हो गया ओस्टियोब्लास्ट की बात। अगर हम बात करें ओस्टियोक्लास्ट की सेल्स की बात, जस्ट अपोजिट फंक्शन है इसका कि बोन में जितना भी कैल्शियम और फास्फेट है उनको रिलीज कर देता है। कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन फ्रॉम बोन टू बोन से कहां पे? ब्लड में। ब्लड में रिलीज कर दिया। रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम ब्लड टू बोन था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर जितना भी कैल्शियम और फास्फेट आयन है उनका हम रिलीज कर रहे हैं, यहां छोड़ दे रहे हैं, मतलब मिनरल को यहां से हटा दे रहे हैं, तो डीमिनरलाइजेशन। तो ये क्या करता है ओस्टियोक्लास्ट बोलने पर? डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, ये फंक्शन हो गया जी, डीमिनरलाइजेशन कर दिया। ये दो प्रकार के फंक्शन थे दो सेल्स के। अब हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन जो ब्लड से होते हुए, कैल्सिटोनिन जो ब्लड से होते हुए कहां पे गया था? बोन्स में गया था। बोन्स में जाकर के एक सेल्स को एक्टिव किया। सेल्स का नाम था क्या? ओस्टियोब्लास्ट सेल था। क्या करेगा? कैल्शियम और फास्फेट का रीअब्जॉर्प्शन। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेगा? यहाँ पर जो कैल्शियम था और जो फास्फेट था उसका क्या करेगा? ये कैल्शियम और फास्फेट का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड में उपस्थित कैल्शियम की लेवल क्या हो जाएगी? जो बढ़ गई थी ना 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो बढ़ गई थी, धीरे धीरे कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जी। जब कम हो जाएगी, जब यहाँ पर चला गया डिपॉजिट हो गया कैल्शियम आयन, साथ में फास्फेट भी, जब कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो गया तो मामला हो गया कैसा? कैल्शियम की लेवल कम हो गई। जब कैल्शियम की लेवल कम हो गई, जो बढ़ गई थी कम हो गई। ठीक है, अब कैल्सिटोनिन तो यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिव किया, लेकिन कौन सा सेल को रोक दिया? ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सा सेल को एक्टिव किया? यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिव किया। ब्लड से बढ़ा हुआ कैल्शियम और फास्फेट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन कौन सा सेल को रोक दिया गया? यहाँ से जो कैल्शियम फास्फेट को निकालने वाला जो सेल्स था, ओस्टियोक्लास्ट सेल था, उसके एक्टिविटी को क्या कर दिया जी? रोक दिया। अगर कैल्सिटोनिन ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट नहीं करता है, नहीं रोकता है, तो क्या होगा कि ओस्टियोक्लास्ट कैल्शियम और फास्फेट को ब्लड में रिलीज करते जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ती जाएगी। जबकि कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि बढ़ा हुआ ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करना, न कि कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। इसीलिए ओस्टियोक्लास्ट सेल को क्या करता है? रोक देता है। यदि ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिव हो गया तो ब्लड की कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगी। हम तो कम करना चाहते हैं, तो इसका बस दो ही फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट दो फंक्शन होते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिव करना तथा ओस्टियोक्लास्ट सेल को इनएक्टिव करना। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये अकेले कभी भी फंक्शन नहीं करता है, ये हमेशा साथ में एक और हार्मोन की मोलर रेशियो पे डिपेंड करके काम करता है। तो दूसरा हार्मोन कौन सा है? कैल्सिटोनिन के साथ साथ हमेशा बात करते हैं हम पैराथार्मोन की। ठीक है, कैल्सिटोनिन के साथ किसकी बात करते हैं हम जी? पैराथार्मोन। ठीक है, कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? यहाँ से कैल्शियम को फास्फेट को एब्जॉर्ब करा रहा है, लेकिन पैराथार्मोन क्या करता है? यहाँ से रिलीज करवाता है। ठीक है, दोनों का कैसा फंक्शन है? अपोजिट। और दोनों कैसे काम कर रहे हैं? ब्लड में दोनों की लेवल होती है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वो फंक्शन करता है। जिस प्रकार से हम बॉटनी में पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अनडिफ्रेंशिएट टिश्यू, जिसको हम कैलस के नाम से जानते हैं, कैलस को किसी मीडियम में रख दिया हमने, ठीक है, किसी ग्रोइंग मीडियम में रख दिया, और उसमें यदि हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन डालते हैं,
यदि हम ऑक्सीजन ज़्यादा डालते हैं तो रूट का ग्रोथ कराएगा, उस कैलस से रूट बनेगा। यदि हम साइटोकाइनिन ज़्यादा डालते हैं तो शूट बन जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी कैल्शिटोनिन और पैराथार्मोन भी कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे कार्य करते हैं। यदि कैल्शिटोनिन ज़्यादा हुआ तो कैल्शियम और फास्फेट का एब्जॉर्प्शन होगा बोन में, तो बोन में कैल्सिफिकेशन होती जाएगी, कैल्शियम का जमा होता जाएगा। यदि पैराथार्मोन ज़्यादा हो गया तो पैराथार्मोन क्या करेगा, बोन से कैल्शियम और फास्फेट को रिलीज कर देगा ब्लड में। ऐसा दोनों का इस प्रकार से फंक्शन होता है। यदि हम इन दोनों के फंक्शन को और अच्छे से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, जिसमें हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वहां पर उसको हम पुनः पढ़ेंगे इन दोनों को। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि यदि कैल्शिटोनिन का हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया, कुछ डेफिशिएंसी हो गया कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो ज़्यादा कैल्शिटोनिन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट इधर जमा होता जाएगा, तो ब्लड में हमेशा कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसको बोलेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलेंगे उसको हम, हाइपोकैल्सीमिया। कब होगा जी ऐसा, यदि कैल्शिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो रिजल्ट में क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे उसको हम, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है। यदि मैं बोलूँ कैल्शिटोनिन की लेवल बहुत ही कम है, नहीं आ पा रहा है कैल्शिटोनिन, रिलीज नहीं हो पा रहा है कैल्शिटोनिन, जब कैल्शिटोनिन रिलीज नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जब ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा कैल्शियम कहाँ रह जा रहे हैं, ब्लड में, उसको बोलेंगे हम हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलेंगे उसको हम जी, यदि कैल्शिटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर कैल्शियम की लेवल क्या होती जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है। इन दोनों को और आगे डिटेल से अच्छे से हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड में। यहाँ पर हम देखिए कि जो पैराफोलिकुलर सेल है, इस पैराफोलिकुलर सेल को हम सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों सी सेल्स बोलते हैं, मतलब ऐसा सेल्स जो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन करता है, ऐसा समझ में, मतलब ऐसा सेल जो ब्लड में कैल्शियम की लेवल को, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, उस सेल्स को क्या बोलते हैं हम, सी सेल्स। ठीक है। तो पैराफोलिकुलर ही कौन सा सेल्स है, सी सेल्स। अब हम फाइनली एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे ही ब्लड की कैल्शियम लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगी, तुरंत स्टिमुलेशन जाएगी थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से कैल्शिटोनिन रिलीज होगी, जो ब्लड में आएगी, ब्लड के द्वारा चली जाएगी कहाँ पे, बोन्स के पास। बोन्स में जो दो प्रकार के सेल थी, ओस्टियोब्लास्ट सेल और ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिव किया जाएगा और ओस्टियोक्लास्ट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। ओस्टियोब्लास्ट सेल जैसे एक्टिव होगा, ब्लड का बढ़ा हुआ कैल्शियम लेवल को, जो कैल्शियम था वो कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट को भी क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर क्या कर लेगा बोलने पर, रीअब्जॉर्ब कर लेगा, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। तो ब्लड बोन में क्या हो गया, कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। आया समझ में। तो यहाँ पर कैल्शियम और फास्फेट जमा हो गए तो ब्लड की कैल्शियम लेवल क्या हो गई, कम। तो रिजल्ट में क्या हुआ, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट में क्या हुआ, ब्लड का कैल्शियम लेवल जो बढ़ गया था वो कम हो गया। जैसे ही 10 मिलीग्राम से भी बहुत कम हो जाएगी, तब एक दूसरा हार्मोन रिलीज होगा पैराथायराइड ग्लैंड से, पैराथार्मोन। अभी हमने बात किया था, पैराथार्मोन आएगा और जस्ट कैल्शिटोनिन के अपोजिट कार्य करेगा, फंक्शन करेगा, और फिर कैल्शियम लेवल को वो भी मेंटेन करेगा। इसको हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।